हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइन स्टडी पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के 25 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। साइंस का मतलब होता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर के हम लोग 25 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से रिपीटेड है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। बाकी चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले नंबर प्रश्न को। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। और आइए इसका उत्तर आपको ऐसे देना है कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप सभी को समझ में आया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल इजी समझिए कि मान लीजिए कि कोई प्रकाश का किरण है जो कोई दर्पण या फिर कोई चमकदार तल से टकरा गया और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट गया जिस माध्यम से वो आया है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, नियमों को लिखिए। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। उसके अलावा आपको कहा गया है कि नियम जो भी है उन सभी नियमों को लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम है, जो कि निम्नलिखित है, अर्थात नीचे लिखे हुए हैं। पहले नियम को देखेंगे तो पहला नियम आपसे कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। एक हो गया आपतित किरण, एक हो गया परावर्तित किरण और एक हो गया अभिलंब। ये तीनों क्या हो, एक ही समतल तल पर होता है। तो पहला नियम बहुत ही इजी है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल तल पे होता है। इसके अलावा इसका दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण यानी कि कोण आई जो हो गया वो परावर्तन कोण यानी कि कोण आर के मान के बराबर होता है। तो कोण आई का मान कोण आर के कोण मान के बराबर होता है, ये इसका दूसरा नियम हो गया। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके नाम लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर आपको सिंपल देना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो मान लीजिए कि प्रकाश का कोई एक किरण है और ऐसे ही बहुत सारे किरण के समूह है, तो इसी समूह को हम लोग क्या कहेंगे, इसी समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। तो होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं यानी कि इमेज किसे कहा जाता है और इसके प्रकार के नाम हमको लिखना है। इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपस में मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग उत्तर दीजिएगा प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया है, आभासी प्रतिबिंब जिसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करना। तो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में आपको अंतर स्पष्ट करना है। और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है, यानी कि अंतर नीचे लिखा गया है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब भी आपको अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, अपने कॉपी को 2 भाग में बांटना है और एक तरफ आपको आभासी प्रतिबिंब और एक तरफ आपको वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में लिखना है। ये अच्छा तरीका होता है किसी भी अंतर स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन का आंसर देने का। फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे ही देखते हैं। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब
और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। पहला अंतर ये होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश के किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब उसके पथ को आगे बढ़ाने पर बनता है। अगला आपको दूसरा आंसर आपको ऐसे देना है, दूसरा अंतर कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा अंतर होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये 3 मेजर अंतर आपको लिख देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका उत्तर आप लोग ऐसे दीजिएगा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। काफ़ी इजी डेफिनेशन है, आपको सिंपल याद रखना है कि गोलीय दर्पण हम लोग उस दर्पण को कहते हैं जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो किसी खोखले गोले का भाग होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण जो होता है और उत्तल दर्पण जो होता है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है, तो ये गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं और इन दोनों प्रकारों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आपसे पूछे, आपको अपने कॉपी को 2 भाग में बांटना है। एक तरफ आप लोग अवतल दर्पण के बारे में लिखोगे और दूसरा तरफ आप लोग उत्तल दर्पण के बारे में लिखोगे। इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे ही अंतर लिख दिया हूँ। आइए हम लोग फिलहाल अपने ऐसे वाले आंसर को पढ़ते हैं। आंसर कुछ इस प्रकार से देना है आपको कि अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। वहीं पे उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह जो होता है वो बाहर की तरह उभरा होता है। तो ये 2 अंतर आपको मेजर लिखना है। अगर आपके पास और भी बहुत सारे पॉइंट है तो उनको भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या यानी कि R और फोकस दूरी यानी कि F, इन दोनों में क्या संबंध है। तो R और F के बीच के संबंध को आपसे पूछा गया है और इसका ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर जगह पूछा जाता है। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर कुछ ऐसे है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी F होती है वो उसके वक्रता त्रिज्या यानी कि R के आधी के बराबर होती है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास ये फोकस दूरी है और आपके पास ये वक्ता त्रिज्या है, तो अगर आप इस वक्ता त्रिज्या को आधे कीजिएगा तब जाकर के ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है और यही संबंध फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच में होता है। वहीं से ये सूत्र भी बनता है। सूत्र क्या होता है, F = R/2। ये सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि वाहन के पश्चिम दृश्य में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो वाहन यानी कि जो गाड़ी होती है उसका जो पीछे देखने वाला आईना होता है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग कहते हैं। तो वही आपसे पूछा गया है कि आप लोग उत्तल दर्पण का उपयोग ही क्यों करते हैं, आप अन्य किसी दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। इसका उत्तर आपको कुछ ऐसे देना है कि वाहनों के पश्चिम दृश्य में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण की दृश्य क्षमता अधिक होती है और इसमें वस्तु का छोटा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो बस आपको सिंपल सा जवाब देना है कि देखिए जो गाड़ी होता है उसके पीछे देखने वाला जो आईना है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, तो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इसका जो देखने का क्षमता होता है वो अधिक होता है। मतलब ये दूर तक आती हुई गाड़ी को भी पीछे से देख करके हमको बता देगी। साथ ही इसमें अगर मान लीजिए गाड़ी बहुत बड़ा है तो इसका ये छोटा प्रतिबिंब बना करके हमको दिखाएगी, काल्पनिक प्रतिबिंब बना करके दिखाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये उसका सीधा प्रतिबिंब यानी कि सीधा इमेज हमको दिखाएगी और सीधा इमेज देखने से हमको ड्राइविंग करने यानी कि गाड़ी के चलाने में हमको आसानी होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 का क्या मतलब होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ये याद पता होना चाहिए कि कोई भी समतल दर्पण जो होता है उसका आवर्धन का मान कितना होता है, तो +1 होता है। और आपसे पूछा गया है कि इस +1 का मतलब क्या होता है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो +1 है, इसमें 1 का जो मतलब होता है वो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होने का होता है और प्लस के चिन्ह का जो मतलब होता है
है वो होता है कि प्रतिबिंब सीधा है। तो बस आपको दो चीज़ याद रखना है कि +1 जो आवर्धन होता है इसमें 1 का मतलब क्या होता है, तो इसमें 1 का मतलब ये होता है कि आपका जो वस्तु है और आपका जो प्रतिबिंब है दोनों बराबर साइज का बना हुआ है। और प्लस के चिन्ह का क्या मतलब होता है, तो प्लस के चिन्ह का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा बना हुआ है, और सीधा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ये आपके केमिस्ट्री से पूछा गया है, और केमिस्ट्री का ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों द्वारा उनका संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसको आप सिंपल समझिए कि कोई एक अभिक्रिया है, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें कुछ न कुछ पदार्थ जरूर है जो हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। अब उन पदार्थों का कुछ न कुछ संकेत होता है, जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है, हाइड्रोजन का H होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पदार्थों का अलग अलग संकेत और सूत्र होता है, और वो सभी पदार्थ क्या करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि उन पदार्थों का जो संकेत और सूत्र है उसकी मदद से उस पूरे अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं। तो उसी को लिखा हुआ जो आपके पास समीकरण होगा उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। हम लोग को पूछा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले प्रत्येक पदार्थों की परमाणु संख्या तीर चिन्ह के दाएं और बाएं दोनों ओर समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए मानिए कि कोई रासायनिक समीकरण है जिसके बीच में तीर चिन्ह होता है और इधर कोई पदार्थ भाग ले रहा है, इसका परमाणु संख्या 1 है, और इधर भी कोई पदार्थ भाग ले रहा है और इसका ही परमाणु संख्या 1 है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इस रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले जो पदार्थ है इसका परमाणु संख्या तीर चिन्ह के बाईं ओर भी सेम है और दाईं ओर भी सेम है। तो इसलिए हम लोग इस समीकरण को क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और इसी को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। अब क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड पूछा गया है कि बताइए अगर कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो हम लोग उसको संतुलित करना क्यों जरूरी मानते हैं, मतलब उसको संतुलित करना आवश्यक है क्यों। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि उसको संतुलित क्यों किया जाता है। उसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि द्रव्यमान का न ही तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो अगर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित न करें तो यह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन नहीं करता है, अतः रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। तो देखिए इसका सिंपल सा तर्क दिया गया है कि जो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत होता है इसके अनुसार हम सभी जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है न तो आप इसको खत्म कर सकते हो और न ही आप इसको उत्पन्न कर सकते हो। तो अगर आप रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन ही नहीं करेगा, और अगर पालन नहीं करेगा तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बहुत सारे अभिक्रिया होते हैं और सभी का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। कोई ना कोई एक अभिक्रिया आपको हर साल एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले हमसे जो पूछा गया है संयोजन अभिक्रिया, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए इसका आंसर कुछ आपको ऐसे देना है कि वैसी रासायनिक समीक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके अपने से भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया में सिंपल होता क्या है कि आपके पास 2 पदार्थ होंगे या फिर 2 से अधिक पदार्थ होंगे जो आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, और ये जो एक पदार्थ होगा इसका गुण इन दोनों के गुण से बिल्कुल ही अलग होगा। तो सिंपल सा इसका इतना ही डेफिनेशन है और काफ़ी आसान इसका जो है अभिक्रिया होता है।
आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताना है, फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताना है। इसका उत्तर सबसे पहले आपको ये लिखना है कि ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, एक दूसरे के उलट हैं। कैसे हैं, तो आइए हम लोग पढ़ करके जानते हैं। सबसे पहले ऊष्माशोषी अभिक्रिया को अगर आप लोग देखोगे तो ये पाओगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटने से के दौरान ऊष्मा का ह्रास यानी कि ऊष्मा की कमी हो, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित हो यानी कि ऊष्मा निकले, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए सिंपल सा आप लोग समझिए कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया जब होती है तो उसमें ऊष्मा का क्या होता है, ह्रास होता है, और जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है तो उसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो बस इसका दो ही अंतर है और आप लोग को इसको ऐसे लिख देना है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, और इसका एक लाइन का डेफिनेशन है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब वो जितना काम है जिससे जीवों का अनुरक्षण हो सके उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और भी, जो कि आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो जीवों के लिए पोषण एक तरह से आप लोग ये ले सकते हो कि भोजन करना। तो जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है, ये आपसे पूछा गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि जीव के लिए, किसी भी जीव के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा कि जीवों में पोषण अनिवार्य है क्योंकि जीवों के टूटे फूटे कोशिका को मरम्मत और विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होता है, अतः पोषण जीवों में अनिवार्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्यों अनिवार्य है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए मान लीजिए कि कोई एक जीव है, उसका क्या है कि उसका कोई कोशिका टूटते फूटते रहता है और साथ ही दिन भर में वो बहुत सारा अलग अलग काम करता है। तो उन सभी काम को करने के लिए ऊर्जा यानी कि ताकत की ज़रूरत होती है। और ये ऊर्जा हमको मिलेगा कहाँ, यानी कि कहाँ से, और ये ताकत हमको कहाँ से मिलेगा। तो ये ताकत हमको जब मिलेगा जब हम लोग भोजन करेंगे यानी कि पोषण करेंगे। और अगर हम पोषण ही न करें तो हमको न ताकत मिलेगा और न ही हम कुछ कर पाएंगे और न ही हमारा जो टूटा फूटा कोशिका है वो फिर से बन पाएगा। तो इसीलिए हम लोग को पोषण करना यानी कि भोजन करना आवश्यक है। अगर आप लोग भोजन नहीं करोगे तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पोषण के परिभाषा को लिखे। इसका सिंपल सा आपको आंसर लिखना है कि जीवों द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो मान लीजिए कोई पोषक तत्व है, उसको कोई भी जीव ग्रहण किया और उसका उपयोग किया अपने कार्य के लिए, अपने शरीर के लिए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। सिंपल सा डेफिनेशन है। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपको ऐसे देना है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रम में वायुमंडल से CO2 गैस, जड़ द्वारा जल एवं सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन तैयार करते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने भोजन को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले वो वायुमंडल में जाते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। उसके अलावा वो जड़ के द्वारा पानी को ले लेते हैं और जब उनको सूर्य का प्रकाश मिलता है और क्लोरोफिल मिलता है जो कि उनके पत्ती में होता है, उन सभी को आप लोग लेते हैं, वो लेते हैं पेड़ पौधे और क्या करते हैं, अपना भोजन को बनाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो देखिए हमारा जो अमाशय है मनुष्य का, उसमें अम्ल होता है और उसी अम्ल के प्रक्रिया भूमिका के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर उसके कुछ ऐसे देना है कि हमारे अमाशय में जठर रस बनता है और उसी जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक एंजाइम को सक्रिय पेप्सिनोज में बदल देता है जो भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसका पाचन करता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कीटनाशक रूप में भी काम करता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो होता है वो हमारे पेट में बनता है और वो क्या करता है कि पेप्सिन अम्ल को पेप्सिनोज में बदल देता है और जो पेप्सिनोज है ये भोजन के प्रोटीन पर काम करता है और भोजन के प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल है ये कीटाणुओं को मारने का भी काम करता है हमारे पेट के अंदर। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है 21 नंबर क्वेश्चन वो आपसे ये कहता है
कि मृतजीवी पोषण क्या है। तो मृतजीवी पोषण जो है वो क्या है, तो इसका उत्तर कुछ ऐसे देना है कि मृतजीवी पोषक में पोषक प्रपोषण का वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन मृत प्राणियों के शरीर से घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करते हैं। तो देखिए मृतजीवी पोषण जो है ये प्रपोषण का एक प्रकार है और इसमें जो जीव होते हैं, इसके अंदर जो भी जीव आते हैं वो अपने भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं, तो मृत प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर जरूर लिखा गया है, लेकिन ये 25 नंबर क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन आपसे कहता है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो आइए देखते हैं पाचक एंजाइमों के कार्य को। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित पाचक रस में पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। अलग अलग पाचक ग्रंथि अलग अलग पाचक एंजाइम का स्रावन करता है। पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित करते हैं, जिस कारण उन भोजन का पाचन हो पाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो पीत के बारे में पूछा गया है और हम जो खाना पचाते हैं उसमें इसका क्या महत्व है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर है कि पीत यकृत द्वारा स्रावित होने वाला एक क्षारीय रस है जो अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम को क्षारीय बनाती है, जिससे उसका पाचन आगे हो पाता है। साथ ही पीत भोजन के वसा के बड़े अणुओं को सरल अणु में खंडित करता है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि विषम पोषी और परपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि विषम पोषी पोषण का वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करके भोजन के लिए अन्य जीवों से प्राप्त करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण और एक होता है प्राणी संपोषण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन है। तो देखिए स्वपोषण जो है वो पूरे पृथ्वी पर केवल हरे पेड़ पौधे ही कर पाते हैं। उसके अलावा कुछ और जो ईस्ट वगैरह है वो सब भी स्वपोषण कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक कौन कौन सा पदार्थ है। तो अगर आपको स्वपोषण करना है यानी कि खुद का भोजन खुद के शरीर में खुद के लिए ही बनाना है तो उसके लिए क्या किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। तो इसका उत्तर है कि स्वपोषण के लिए आपको निम्नलिखित पदार्थ की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको क्लोरोफिल चाहिए होगा जो कि आपके अंदर नहीं होता है, ये पेड़ पौधों के हरे पत्तियों के अंदर होता है। उसके अलावा आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा जो कि जरूर वायुमंडल में उपस्थित है, लेकिन इसका उपयोग आप नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको जल की आवश्यकता होती है और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये 3 चीज़ तो आप लोग चाहो तो प्राप्त भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको नहीं मिलता है और इसी कारण आप अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो ये 4 चीज़ की ज़रूरत होती है और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।